हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विदिकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। महिला सुपरवाइज़र का जो इस सितंबर में एग्ज़ाम है, कुल 180 दिन है आपके पास। तो जैसे कि हमारी थ्योरी क्लासेस चली रही है, आज से मैंने ये प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर दिया है। पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके ये अलग अलग प्रैक्टिस सेट आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट रहेंगे और मतलब हर तरह का एमसीक्यू इसमें कवर रहेगा। बहुत ही आसानी से आपको ये याद हो जाएंगे। इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको हमारे सुपरवाइज़र के नोट्स के प्रैक्टिस सेट में भी मिल जाएंगे। साथ में सुपरवाइज़र के नोट्स के साथ आपको एक ग्रुप मिलता है। उस ग्रुप में मैं इन प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ भी आपको भेज दिया करूँगी। तो रोज़ रोज़ आप जो भी क्वेश्चन रहा करेंगे तो रोज़ रोज़ आप उसका भी प्रिपरेशन करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चे की जो बुद्धि लब्धि होती है या जिसको बोलते हैं आईक्यू, वो 90 से अगर 110 के मध्य है तो वह कौन सी बुद्धि कहलाती है। अगर बच्चे की जो बुद्धि लब्धि है या आईक्यू 90 से 110 होती है तो वो कौन कौन से प्रकार की बुद्धि कहलाती है। सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या प्रतिभाशाली बुद्धि। तो बच्चे की बुद्धि लब्धि अगर 90 से 110 के बीच होती है तो वो सामान्य बुद्धि कहलाती है। कौन सी कहलाती है? सामान्य बुद्धि कहलाती है। अगर बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होती है। कितनी? 90 से 110 के बीच अगर बुद्धि लब्धि होती है तो वो सामान्य बुद्धि कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल किया क्या है? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता। एले किया को क्या बोला जाता है? ये अलग अलग होते हैं। कुछ डायलेक्सिया होते हैं, डायलेकिया होते हैं। तो जो ए से स्टार्ट हो जाए एल किया तो उसको बोलते हैं हम पढ़ने की अक्षमता। क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा। एलिकिया मतलब क्या होता है? पढ़ने की अक्षमता हो जाता है। क्या होता है? एलिकिया मतलब पढ़ने की अक्षमता। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बाल विकास का टॉपिक है। ये करीब 25 से 30 प्रश्न है। इसकी जो पीडीएफ है मैं अब आज हमारे सुपरवाइज़र ग्रुप जो आपको नोट्स लेने पर मिला होगा उसमें मैं आपको पहुंचा दूंगी। तो एक बार आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा। यकीन मानिए एग्ज़ाम के एंड तक, एग्ज़ाम मतलब जिस दिन होगा ना उस दिन तक आपकी ऐसी तैयारी करवा दूंगी, ये मेरी गारंटी है। हर एक क्वेश्चन, हर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करवा दूंगी उस ग्रुप में जो आपको नोट्स लेने पर मिलेगा। साथ में जो हमारा नोट्स है, जो 7 बुकलेट आपको हमारे नोट्स में मिलती हैं, वो भी इतनी शानदार तरीके से तैयार की गई है। हर टॉपिक को बहुत ईजी लैंग्वेज में तैयार किया गया है। पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगा। मैथ रीजनिंग भी जो जिस तरह की ट्रिक है मैथ्स की ट्रिक है, रीजनिंग की ट्रिक है, वो भी मैं आपको एक एक दो दो क्वेश्चन करके ग्रुप में तैयार करवा दूंगी। तो जिससे कि क्या होगा ना कि कोई भी क्वेश्चन जो लोग मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा पीछे छूट गए हैं उनकी भी तैयारी हो जाएगी। तो एलिकिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता है। अगला क्या है? पियाजे की जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है वो किस आयु की अवधि तक मानी जाती है? को पियाजे की जो अवस्थाएं हैं उसको 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। पियाजे की संक्रिय जो अवस्थाएं उसको हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले होती है संवेदिक पेशी अवस्था। जब व्यक्ति जो होता है अपनी संवेदनाओं से हाथ पाँव को चलाता है तो उसको हम बोलते हैं संवेदीय पेशी अवस्था। ये कब रहती है? जन्म से लेके 2 वर्ष तक रहती है संवेदी पेशी अवस्था। दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक रहती है। उसके बाद होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्ख संक्रियात्मक जो अवस्था रहती है 7 से 12 वर्ष रहती है। और एक होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 12 से 15 वर्ष होती है। तो इस प्रकार से ये 4 अवस्थाएं होती हैं। संवेदी 0 से 2 वर्ष तक। इसके बाद संवेदी के बाद आता है पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक कब से कब तक रहती है? 2 से 7 वर्ष। फिर आती है मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त कब से कब तक रहती है? 7 से 12। और सबसे चौथी जो होती है अमूर्त संक्रियात्मक, ये 12 से 15 वर्ष की होती है अमूर्त। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है ना उसी को हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को क्या बोलते हैं? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और ये कब तक रहती है? 11 से 15 वर्ष तक रहती है। इसको हम औपचारिक बोल दो चाहे हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोल दो, दोनों ही इसको बोलते हैं। कब तक रहती है? 11 से 15 वर्ष तक रहती है। ये हमने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था पढ़ ली। अगला क्वेश्चन है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? एक गर्भ में जो बच्चा होता है उसको विकसित होने में टोटल कितना समय लगता है? तो एक गर्भ में बालक 150 दिन, 280, 390 या 460।
तो एक गर्भ को बालक को विकसित होने में कितना समय लगता है? 280 दिन लगते हैं। कितने लगते हैं? 280 दिन लगते हैं गर्भ में बालक को विकसित होने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना समय लगता है? तो 280 दिन लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक था जिसने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? पेस्टोलॉजी, वाटसन या स्टेनहॉल? तो ये था पेस्टोलॉजी। किसने किया था? पेस्टोलॉजी ने किया था। याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? तो पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था। किसने किया था? पेस्टोलॉजी ने। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो इस नंबर पर हाय लिख कर भेज दीजिए, आपका नंबर मेरे पास सेव हो जाएगा। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पर भी आकांक्षा शर्मा या अक्स 90.0 पर फॉलो कर सकते हैं। इस नाम से मेरा पेज भी है और मेरा खुद पर्सनल अकाउंट भी है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अक्स 90.0 से आपको इंस्टा पर भी मिल जाएगा, फेसबुक पर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप आपको जीके विद आकांक्षा के नाम से मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? पेस्टोलॉजी। ऐसे आप याद कर सकते हो, 3 वर्ष का जो होता है लड़का होता है ना, उसको पेस्ट्री बहुत पसंद होती है। पेस्ट्री पसंद होती है। तो 3 वर्ष ने किसका अध्ययन किया? पेस्टोलॉजी ने। अगला है, बालक का विकास कैसे होता है? सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों की ओर, या इनमें से कोई नहीं? किस तरह से होता है बालक का विकास? तो जो बालक का विकास होता है, सबसे पहले जो बालक में बनता है वो सिर बनता है। तो मतलब बालक का विकास कैसे होता है? सिर से पैर की ओर होता है। सबसे पहले क्या बनता है? उसका सिर होता है और फिर उसका बाद में क्या बनता है? पैर बनता है। तो सबसे पहले क्या होगा उसका आंसर? सिर से पैर की ओर बालक का विकास होता है। विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है? वर्तुलाकार गति होती है विकास में, बिल्कुल सही है। दिशा सिर से पैर की ओर होता है, ये भी सही है। सार्वभौमिक प्रक्रिया मतलब सभी के, ऐसा नहीं होता कि सार्वभौमिक प्रक्रिया का मतलब है कि सभी बच्चों में एक सा होता है। ऐसा नहीं कि यार लड़कियों में पैर का पहले विकास हो जाए, लड़कों में सिर का पहले विकास हो जाए, ऐसा नहीं होता। सभी में एक ही गति से विकास होता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये गलत कथन होगा क्योंकि विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता, जबकि पहले सामान्य होता है फिर विशिष्ट होता है। तो ये वाला कथन गलत हो जाएगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर। बाकी चारों कथन जो है सही हो जाएंगे। अगला होता है, गर्भधारण काल की अवस्था नहीं है। शैशवावस्था, डिंब, बीजकरण, भ्रूण अवस्था। देखो, डिंब भी है जब भ्रूण होता है, बीजकरण भी है जब बीज डलता है, भ्रूण अवस्था जब भ्रूण बनता है। शैशवावस्था गर्भधारण की नहीं है, जबकि बाद की है, जब बच्चा पैदा हो जाता है और जब वो 0 से 2 वर्ष का बच्चा होता है तो उसको हम शैशव अवस्था बोलते हैं। छोटा सा बच्चा होता है जब, वो शैशव काल होता है। तो ये गर्भधारण काल की अवस्था नहीं है, शैशव अवस्था। बाकी डिंब भी गर्भाधान की व्यवस्था है, बीजकरण भी है, भ्रूण अवस्था भी, अकेले शैशव अवस्था नहीं है। अगला है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? मनोभौतिक एकता, मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, या आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो कौन बोलता है? जो मन का भौतिकी, मन और उस शरीर को एकीकरण करता है, तो ये होता है जब मन और शरीर का विकास होता है। मन और शरीर का विकास मनोभौतिक एकता कहलाती है। क्या? मन और शरीर का विकास मनोभौतिक एकता कहलाती है। फ्रेंड्स, एक एक प्रैक्टिस सेट जो मैं ला रही हूँ, ये प्रैक्टिस सेट 1 है। सुपरवाइजर प्रैक्टिस सेट के नाम से एक प्लेलिस्ट में सीरीज़ बना रही हूँ आज से ही। एक भी सेट को मिस मत कीजिएगा। और आपको प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले फ्रेंड्स, हमारे ये सुपरवाइज़र के नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। ये वॉल्यूम 1 है। पहली बुक जो आपको मिलती है पोषण और स्वास्थ्य की मिलती है। दूसरी बुक आपको योजना एवं संस्थाओं की मिलती है। टोटल 7 वॉल्यूम मिलते हैं आपको। पोषण एवं स्वास्थ्य में पूरा पोषण समझाया है, साथ में ICMR की रिपोर्ट की भी एक एक डाटा आपको इसमें दिया है। और बहुत ही ईजी लैंग्वेज बुक, जो से बुक्स होती है ना, बहुत ज़्यादा डाटा डाला हुआ होता है, ऐसा नहीं है। जो भी फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो किया है। ऐसे ही योजना एवं संस्थाएं, करीब 500 प्लस योजनाएं मैंने कवर की है। स्वास्थ्य की जितनी भी संस्थाएं होती हैं, वैश्विक संस्थाएं होती हैं, राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं, ये सभी यहाँ पे संस्थाएं कवर हैं।
योजनाएं कवर हैं, वंचित वर्ग की योजनाएं हो, चाहे मातृ की योजना हो, करंट अफेयर्स की योजना हो जो माता और बच्चों से संबंधित हो, वो इसमें दूसरी वॉल्यूम में कवर किया है। तीसरा जो वॉल्यूम है वो सामान्य गणित, तर्क शक्ति और कंप्यूटर का है, मॉडल प्रश्नों सहित हैं। और चौथी जो बुकलेट है उसमें बाल विकास की बातें, इसमें लगभग 500 वन लाइनर कवर भी हों, सिद्धांतों को अलग से कवर किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुकलेट है ये। इसके अलावा ये जो वॉल्यूम 5 है ये आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की मिलती है। इसमें लगभग 3000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी इसमें है। ये महिला पर्यवेक्षक की नियम, अधिनियम, प्रबंधकीय गुण, बहुत अच्छे से इसमें ये भी ईजी लैंग्वेज में कवर किया है। और जो वॉल्यूम जो 7 मिलती है आपको, ये 1000 वन लाइनर इसमें हैं लगभग। और ये संपूर्ण जो सिलेबस है पूरा उसका सार इसमें कवर किया है। इसमें बजट से संबंधित क्वेश्चन भी है, महिला बजट है, बाल बजट है, उससे संबंधित क्वेश्चन भी इसमें है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो आप ये ले सकते हैं। आप हमारा ये पूरा पैकेज, इसका चार्ज केवल ये देखिए, इसका ये इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आप देख सकते हैं कितनी इजी लैंग्वेज में इनको कवर किया है। ये 1399 इसका चार्ज है, प्लस इसमें 100 कुरियर है। इसमें आपको 7 बुकलेट मिलती हैं प्लस एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिलता है। मैं फिर बोलूँगी, व्हाट्सएप ग्रुप इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन नोट्स, क्योंकि उस ग्रुप में हम आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाएं। क्या होता है ना, बुक पढ़ने में कभी कभी बर्डन भी आ जाता है, यार काम कर रहे हैं कौन पढ़े, लेकिन ग्रुप जब मोबाइल अपन चला रहे एकदम से कोई क्वेश्चन आता है, मैं भेजती ही रहती हूँ, चाहे सुबह हो, चाहे दिन हो, चाहे शाम हो, चाहे रात हो। मैं क्वेश्चन जब भी मेरे आता है कि मैं खुद कुछ गूगल कर रही हूँ, मेरे को लगता है ये वाला क्वेश्चन यहाँ आ सकता है, तो वो मैं आपको उस ग्रुप में पहुंचाती हूँ। वो ग्रुप आपको कहीं भी ऐसी जानकारी, ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जो मैं उस ग्रुप में प्रोवाइड कर रही हूँ। इतने इजी लैंग्वेज में नोट्स हैंड रिटन आपको नहीं मिलेंगे। बहुत हैंड रिटन तरीके से, बहुत इजी लैंग्वेज में करके नोट्स को प्रिपेयर किया गया है। ये वो व्हाट्सएप का ग्रुप केवल उन्हीं को मिलता है जो हमारे नोट्स लेते हैं। इसकी प्रोसीजर क्या है, आपको नोट्स लेना है तो आपको मुझे व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करके आपको मुझे बताना है कि आपको सुपरवाइज़र के नोट्स लेना है, आपको अपना पूरा एड्रेस भेजना है, पेमेंट करना है। पेमेंट नंबर मैं आपको दे दूंगी। तो 1499, 1399 प्लस 100 रुपीज़ कोरियर है। 14, अगर आप कहीं भी मध्य प्रदेश में रहते हैं, आउट ऑफ मध्य प्रदेश में चार्ज थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो जैसे ही आप पेमेंट करेंगे वैसे ही हम आपको ग्रुप से जोड़ लेंगे, तुरंत तैयारी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। 8 से 10 वर्किंग डेज में ये आपके घर भी पहुँच जाएंगे। ये देख सकते हैं, ये प्रैक्टिस सेट है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन है। ये बुकलेट जिनके घर पहुँची हैं आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको बुकलेट मिलेंगी। ये पूरी 7 बुकलेट हैं और ये प्रैक्टिस सेट है। तो ये अगर आप मंगवाना चाहते हैं सुपरवाइज़र के नोट्स, और सुपरवाइज़र के नोट्स लेके साथ में आप ये इस तरह का टेबल भी यूज़ किया है हर जगह पर, जैसे टेबल से पढ़ने में कहीं कहीं आसानी होती है। इन टेबल को मैं बहुत सरल तरीके से ग्रुप में भी करवा रही हूँ। साथ साथ में जो मेरे वीडियोस रहते हैं, जैसे कि ये प्रैक्टिस सेट है, ये वाला प्रैक्टिस सेट का वीडियो मैं करवा रही हूँ, तो इसकी PDF भी तुरंत वहाँ पर चली जाएगी। कोई भी वीडियो रहेगा मेरा सुपरवाइज़र का तो उसकी PDF वहाँ चली जाएगी। तो ये इस तरह से आपकी संपूर्ण तैयारी होगी। ऑफलाइन आपके घर पे नोट्स चले जाएंगे, ऑनलाइन आपकी ग्रुप में तैयारी होगी। तो अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो ये नंबर दिया है, आप मुझे इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और सुपरवाइज़र, हर जो भी महिला है उसको फॉर्म ज़रूर डालिएगा सुपरवाइज़र का, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत समय बाद आने वाली है। और ऐसी वैकेंसी जो जिसमें मेल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो आपका होने का चांस बहुत ज़्यादा है, तो इसको ज़रूर डालिएगा। और अपनी तैयारी को बिल्कुल ये मत सोचिए कि सितंबर में है हम अभी से क्यों करें, तैयारी करिए, क्योंकि जिनको लेना है जॉब वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्भ में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है? पैर का, सिर का, धड़ का या सभी का? अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि जो विकास होता है वो कैसे होता है, तो हमने पढ़ा कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। तो सबसे पहले किसका विकास होगा? सबसे पहले सिर का विकास होगा। गर्भ में सबसे पहले किसका निर्माण होता है? सिर का निर्माण होता है। अगला है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? 3 वर्ष में, 6 वर्ष में, 5 वर्ष में या 6 वर्ष में? तो हिंदी अक्षरों को जो बालक हैं वो पहचानने लगते हैं 5 वर्ष में। हिंदी अक्षरों को कितने उम्र में पहचानने लगते हैं बालक? 5 वर्ष में पहचानने लगते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डी होती हैं? 206, 230, 270 या 320? तो जन्म के समय शिशु में हड्डी होती हैं 270। कितनी होती हैं? 270 होती हैं जन्म के समय, याद रखिएगा। शिशु में हड्डियां युवा की अपेक्षा ज़्यादा होती है।
बालक अपनी माँ को किस अवस्था में पहचानना आरंभ कर देता है? 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में या 3 माह में? तो बालक जब 3 माह का हो जाता है तो वो अपनी माँ को पहचानना आरंभ कर देता है। किस अवस्था में बालक अपनी माँ को पहचानना आरंभ कर देता है? 3 माह का जब होता है बालक तो वो अपनी माँ को पहचानना आरंभ कर देता है। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या 450 ग्राम? तो बालक का जन्म जब होता है तो उस समय शिशु का वजन होता है 350 ग्राम। कितना होता है बालक का जब जन्म होता है तो उस समय शिशु का वजन एवरेजली कितना होता है? 350 ग्राम होता है। अगला होता है कल्पना जगत में विचरण। जब बच्चा जो होता है वो कल्पनाओं में खोया रहता है, वो कौन सी अवस्था होती है? शैशव अवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या किशोरावस्था? तो किशोर अवस्था या शैशवावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चा जो काय में होता है, बच्चा कल्पनाओं में विचरण करता रहता है। कौन सी? शैशव अवस्था या किशोरावस्था होती है। बालक मुख्य रंगों की पहचान कब कर लेता है? 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? तो बालक जब 5 वर्ष का होता है, जब बालक की उम्र कितनी हो जाती है? जब बालक 5 वर्ष का हो जाता है तो वो मुख्य रंगों की पहचान करने लगता है। कब? जब बालक 5 वर्ष का हो जाता है। अगला क्वेश्चन है छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? छोटे छोटे वाक्यों को, तो बड़े बड़ों को तो बाल्यावस्था, छोटे छोटे को जो होता है वो कब पढ़ लेते, कब दो से जो 5 साल की उम्र रहती है उसमें जो बालक होता है वो छोटे छोटे वाक्यों को बोलता है, 3 पहियों की साइकिल चलाता है। शैशव अवस्था में 0 से जब 2 वर्ष का बच्चा होता है तो वो क्या करता है? छोटे छोटे वाक्यों को बोलता है, 3 पहियों वाली साइकिल चलाता है, चलना सीखता है। तो कब होता है? शैशव अवस्था में होता है। किस घटना की ओर बालक सबसे पहले आकर्षित होना आरंभ करता है? प्रकाश, माँ, ध्वनि या भोजन? तो सबसे पहले जो बालक आकर्षित होना सबसे पहले जिसकी ओर आकर्षित होता है वो है प्रकाश। किस घटना की ओर बालक सबसे पहले आकर्षित होता है? तो प्रकाश की ओर सबसे पहले आकर्षित होता है। अगला है बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए? क्या दमन, शांत, उत्तेजित या सक्रिय? तो बालक की जिज्ञासा जो है उसको शांत करना चाहिए, मतलब उसके वो जो पूछे उसको उत्तर देना चाहिए। उसकी जो जिज्ञासा है उसके अंदर की, ये चांद, ये जो दिख रहा है आसमान में क्या है, ये कौन है, ये क्यों आते हैं, ये इस टाइप से बच्चा क्वेश्चन पूछता रहता है। टीवी में क्या आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? तो बालक की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। अगला है भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? 1930, 1887, 1879 या 1590? भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई थी 1930 में। कब हुई थी भारत में बाल विकास की शुरुआत? 1930 में हुई थी। अगला है किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वो कौन सा है? किशोर अवस्था में रुचियां, आवश्यकता, असुरक्षा या अभिवृत्ति? तो किशोर अवस्था में असुरक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसका नहीं पड़ता है किशोर अवस्था में? किशोर अवस्था में असुरक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किशोर अवस्था में असुरक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, याद रखिएगा। अगला है किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह कौन सी है? परंपराओं को धारण करने की, आधारहीन, आधारयुक्त या स्व केंद्रित अवस्था? तो इसका आंसर होगा आधारहीन। किशोर अवस्था में जो चरित्र निर्माण से संबंधित है वो क्या है? आधारहीन आत्मचेतन अवस्था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह कौन सी है? आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। क्या है फ्रेंड, थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके आता है, जैसे कि आपको बुकलेट मिलेगी, इसमें 3000+ क्वेश्चन है, वो आप करिए बैठ के घर में। फिर आपके पास ग्रुप में जैसे कि 30 क्वेश्चन आ गए, आपने उनको एकदम से रिवाइज कर लिया, फिर वही आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन से कर लिया, तो इसके क्या होता है ना, हजारों हजारों प्रश्नों की प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला है कि एक दिन का एग्जाम नहीं है, शिफ्ट में एग्जाम होगा, अलग अलग दिन में एग्जाम होगा, तो एक टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो हमको वो एक टॉपिक के, जैसे कि लाडली लक्ष्मी योजना है, मैंने कल एक योजना भी ग्रुप में पहुंचाई थी, लाडली लक्ष्मी योजना या लाडली बहना योजना है, उसके संपूर्ण तरीके से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसके अंतर्गत कितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इस प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा? आधारहीन आत्मचेतना अवस्था हो जाएगी।
विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। क्या बोल रहे हैं? विकास जैसे जैसे होता है तो व्यक्ति में नई आवश्यकताएं होती हैं, नई विशेषताएं उत्पन्न होती हैं, नई योग्यताएं होती हैं। ये किसका कथन है? हरलॉक का, जेम्स ड्रेवर का, मैकडूगल का या मुनरो का? तो ये कथन है हरलॉक का। हरलॉक ने बोला है कि जो विकास होता है व्यक्ति में नवीन प्रवृत्तियों को उत्पन्न करता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा हरलॉक। अगला है किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन किसका है? किशोर अवस्था क्या है? एक नया जन्म है। तो ये याद रखना है, किशोर अवस्था को नया जन्म किसने बताया है? जॉन एंड सिम्पसन ने, गैसल ने, स्टैनली हॉल ने या ग्रीडफे ने? तो याद रखना, स्टैनली हॉल ने बताया है। किशोर अवस्था को नया जन्म किसने बताया है? तो ऐसे याद कर लो, हॉल में किशोर अवस्था का जन्म होता है। हॉल में किशोरावस्था का जन्म होता है, ऐसे याद कर लो। तो याद हो जाएगा किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। अगला है किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह किसने बोला है? हैडी रिपोर्ट, जीन पियाजे, फ्रेडरिक टेसी या ई.एल. पील? किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, यह बोला है पियाजे ने। किशोरावस्था नया जीवन है, तो ये बोला है हॉल ने। और किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, ये किसने बोला है? ये पियाजे ने बोला है कि आज किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, ये किसने बोला है? ये पियाजे ने बोला है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे ये सुपरवाइज़र के नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। इसका पार्ट 2 भी देखिएगा, इसके बहुत सारे पार्ट आएंगे। इस प्रैक्टिस सेट के हर पार्ट को देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।